तो आय बढ़ने से क्या होगा, बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा। डोमर के मॉडल को आगे हम उन्हीं के द्वारा दिए गए गणितीय उदाहरण के द्वारा समझेंगे। त्रिशूल एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। यह हैरोल्ड और डोमर मॉडल का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था हैरोल्ड और डोमर मॉडल का परिचय और मान्यताएं। दूसरे भाग में था पार्ट 2 में बताया था हैरोल्ड का मॉडल। और पार्ट नंबर 3 में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वह है डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। हैरोल्ड और डोमर का जो मॉडल है, दोनों का मकसद सेम था, एक ही मकसद था दोनों का, कि विकसित देशों में जो आर्थिक उच्चावचन होते रहते हैं, जो ट्रेड साइकिल वहां पर आते रहते हैं, व्यापार चक्र, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचता है, लोगों को हानि होती है, उससे बचना है और विकास का ऐसा रास्ता तलाशना है कि जिस पर अर्थव्यवस्था लगातार चलती रहे, ठीक है, विकास की ओर चलती रहे। ऐसा दोनों का मकसद था। ओके जी। तो दोनों ने, अर्थात एक इंग्लैंड में रहने वाला था, ठीक है, हैरोल्ड, और जो डोमर की बात मैं कर रहा हूं यह अमेरिका का रहने वाला था। दोनों ने जो अपनी स्टडी की अलग अलग देशों में की, लेकिन दोनों एक ही चीज के ऊपर चल रहे थे, और वो था क्या, सतत विकास का मार्ग, कि विकसित देशों को सतत विकास के मार्ग पर ले जाना है। ओके जी। तो हैरोल्ड का मॉडल तो जा चुका है, आज हम यहाँ पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि इसका मॉडल क्या है डोमर का। तो डोमर का मॉडल क्या बतलाता है, इस मॉडल का मकसद उन कारकों का पता लगाना था, उन बातों का पता लगाना था कि जो अर्थव्यवस्था का सतत विकास करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, कि अर्थव्यवस्था लगातार विकास करे लेकिन बाधाएं आ रही हैं, व्यापार चक्र उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है जी, तो उसको कैसे दूर किया जाए। या हम कह सकते हैं कि उन देशों में या जिन विकसित देशों के लिए मॉडल बनाया गया है कि निवेश किस दर से किया जाए कि सतत विकास अर्थव्यवस्था का चलता रहे। सतत विकास में स्टेडी ग्रोथ, लगातार विकास चाहिए। ओके। और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बना रहे। अर्थव्यवस्था में क्या रहे, पूर्ण रोजगार। तो पूर्ण रोजगार यदि अर्थव्यवस्था में बना रहता है तो समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है, तो ये संतुलित स्थिति कहलाती है अर्थव्यवस्था की। तो लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्ण रोजगार कुछ समय के लिए बना रहे, वो लगातार वर्षों तक बना रहे। इससे पहले, क्योंकि डोमर का जो मॉडल है, ये जो हैरोल्ड का मॉडल है, ये कीन्स से प्रेरित है। तो कीन्स ने भी अपना रोजगार का सिद्धांत दिया था, उसने मंदी को दूर करने के लिए अपने विचार दिए थे अपने रोजगार के सिद्धांत में, लेकिन वो अल्पकालीन विचार था। उसने केवल मंदी उस समय, मतलब क्या समस्याएं थी उन देशों में, उसको तत्काल ठीक करने के लिए अपने विचार दिए। आगे की बात नहीं सोची उसने, या उसने सोचा भी, लेकिन उसके सामने जो समस्या थी कि मंदी से जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हुई हैं, तत्काल इसका इलाज ढूंढने की बात उसने की। फिर बात आती है आगे की, तो आगे के बारे में उसने क्या सोचना था, उसने कहा पहले वर्तमान में सोच लो, जब वर्तमान में ठीक रहेंगे तो तब भविष्य में बात करेंगे, और जब वर्तमान में ही मर जाएंगे तो भविष्य किसने देखा है। या इसको हम कह सकते हैं कि वर्तमान की समस्या भाई हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है, और मेरा काम तो इतना ही है, और भविष्य का कोई मेरा ठेका नहीं ले रखा, और आएंगे तो उसको ठीक करेंगे। ओके जी। तो उसी का जो मॉडल था, जो कीन्स का मॉडल था, वो स्थैतिक मॉडल था कि तीसरा की मंदी को दूर करना है, बात खत्म। ओके जी, उससे आए कुछ नहीं। लेकिन हैरोल्ड और डोमर ने आगे देखा कि ऐसा नहीं हुआ कि मंदी दूर होगी और उसके बाद फिर बस चलता रहा विकास। ऐसा नहीं हुआ कि 1939 में हैरोल्ड का मॉडल आया था, 1946 में डोमर का मॉडल आया। तो यहाँ पर एक का तो जहाँ पर विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, और जहाँ पर 1945 में खत्म होता है, तो वर्ल्ड वार से इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थी भाई, ठीक है। तो तब क्या आता है, जब लड़ाई चलती है तब जानते हैं कि भारी नुकसान होता है और अर्थव्यवस्था विकास की जगह विनाश की ओर चलती है। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर देखा, डोमर ने भी हैरोल्ड ने भी, किस प्रकार से अर्थव्यवस्थाओं का नुकसान हुआ है विकसित देशों में। तो इन अर्थव्यवस्थाओं को कैसे उठाना है भाई, ओके जी, कैसे इनका विकास करना है लगातार, तो इसके ऊपर इन्होंने विचार दिए। लेकिन कीन्स का ही मॉडल था, कीन्स का स्थैतिक मॉडल था, और इन्होंने बनाया इसको प्रायोगिक मॉडल, प्रायोगिक विचार बनाए इन्होंने, अर्थात
अर्थव्यवस्था अल्पकालीन विकास न करे बल्कि दीर्घकालीन विचार दिया इन्होंने कि लंबे समय तक सतत विकास चलता रहे। आगे बात करते हैं निवेश। निवेश के दो प्रभाव होते हैं, अर्थात जब कोई पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है पहली बार तो उसके दो प्रभाव देखने को मिलते हैं। ओके जी, अब क्या प्रभाव मिलते हैं उसके? पहला होता है उत्पादन क्षमता में वृद्धि और दूसरा होता है आय में वृद्धि। ये दो चीजें होती हैं, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, क्योंकि निवेश जो किया जाता है वो उत्पादन करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो लगाता है, कपड़े की फैक्ट्री लगाता है माना बात, तो किस लिए लगा रहा है? कपड़ों का उत्पादन करने के लिए। ओके जी, तो उत्पादन तो होगा ही निवेश से। ओके जी, फिर दूसरा क्या होगा? उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ेगी, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। ठीक है जी, तो जब ये उत्पादन में अपना सहयोग देंगे, यहां काम करेंगे, तो उनको पैसा मिलेगा, तो उनकी आय बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा तो उनकी आय बढ़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से निवेश जब किया जाता है तो उसके दो प्रभाव या दो परिणाम नजर आते हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती है या लोगों की आय बढ़ती है। तो पहला वाला जो आता है कि उत्पादन बढ़ रहा है तो वो पूर्ति पक्ष हो गया। ठीक है जी, और दूसरा है मांग पक्ष, वो आय वाला, जिसमें उत्पादित की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो किसने खरीदनी है? आय वालों ने खरीदनी है। ओके जी, तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें क्या होती हैं? एक साथ चलती हैं। तो जो कीन्स था उसने किस पर जोर दिया था? उसने मांग पक्ष पर जोर दिया था, मांग पक्ष पर जोर दिया था कि मांग बढ़ानी है भाई। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वस्तुएं भरपूर हैं, उत्पादन करने की जरूरत नहीं है, केवल डिमांड बढ़ाइए। ओके जी, लेकिन ये दोनों जो अर्थशास्त्री हुए हैं, चाहे हैरोल्ड है चाहे डोमर है, इन्होंने इन दोनों को एक साथ किया। ठीक है जी, कि पूर्ति पक्ष को भी और मांग पक्ष दोनों को ध्यान में रखकर बात की इन्होंने। ठीक है जी, अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में या स्टेडी ग्रोथ पर कब चलेगी? डोमर के अनुसार जबकि पूर्ति और मांग दोनों बराबर होंगी, कि जब पूर्ति और मांग दोनों अर्थव्यवस्था में बराबर होंगी तभी जाके विकसित देशों की अर्थव्यवस्था सतत विकास या स्टेडी ग्रोथ के रास्ते पर चल सकती हैं। ठीक है जी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अब यहां पर उदाहरण लेते हैं कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई, कितने की? रुपए में लेते हैं 500 रुपये की। लोगों की इनकम जनरेट कितनी हुई? उत्पादन हुआ, चलो ये वाला, ठीक है जी, 500 रुपये का। आय में वृद्धि कितनी होगी? 500 रुपये की। ओके जी, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो समझ लीजिए कि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, क्योंकि यहां पर जो एग्रीगेट डिमांड है, अर्थात समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों बराबर हो जा रही हैं। ठीक है जी, हमने इसको पैसे में कैलकुलेट किया है, कीमतें ली हैं, तो दोनों जब बराबर हो जाती हैं तो डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, और यह स्थिति जो होती है यही अर्थव्यवस्था को सतत मार्ग पर ले जाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर ये भी आता है कि यदि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन यदि ज्यादा हो जाता है लेकिन उसकी तुलना में लोगों की आय नहीं बढ़ती है, आय नहीं बढ़ती है, तो ये अर्थव्यवस्था के असंतुलन की स्थिति होगी। क्योंकि उत्पादन क्षमता अर्थात उत्पादन क्षमता में तो वृद्धि हो जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, ओके जी, या घट जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो आय है उस पर जो प्रभाव है वो निगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो आय बढ़नी चाहिए, उत्पादन घट रहा है तो आय भी घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ बढ़ने की बात की जा रही है। ओके जी, आपने ध्यान में रखना है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि बराबर आय में वृद्धि, अर्थात मांग बराबर पूर्ति होनी चाहिए, तब जाके अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी और ये सतत विकास के मार्ग को बतलाने वाली है। अभी बहुत सारी चीजें हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेते हैं पूर्ति पक्ष किसका? डोमर का। डोमर का पूर्ति पक्ष यहां पर लिखा हुआ है डेल्टा वाई इज इक्वल टू आई, और ये है स्मॉल सिग्मा। ओके जी, ये स्मॉल सिग्मा है और ये आई है। तो डेल्टा जो है यह वृद्धि को बतलाता है या परिवर्तन को बतलाता है, वृद्धि या कमी। लेकिन यहाँ कमी करने की बात नहीं कही जा रही है डोमर के द्वारा, ये तो बढ़ाने की बात कर रहा है। तो आय में वृद्धि कब होगी या कितनी होनी चाहिए? आय में वृद्धि जो बराबर होगी
वो कब होगी, जबकि इन्वेस्टमेंट, आई फॉर क्या है, इन्वेस्टमेंट, और यहां पर है ये लिखा हुआ है सिग्मा, इन अर्थात इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा यहाँ पर पूर्ति आएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितनी कीमत की वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, टन वगैरह में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उनकी कीमतों को उत्पादन से गुणा करके उसका मूल्य लिया जा रहा है। अब देखिए, अब इसी को थोड़ा आगे समझना है। जो मुख्य फोकस है इस पर है, ये वाला समीकरण है इसका पहले वाला, किसका, डोमर का पूर्ति पक्ष का, कि आई और सिग्मा। अब देखिए आई फॉर क्या लिखा है यहाँ पे, निवेश की दर, ठीक है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है सिग्मा, ये सिग्मा है स्मॉल सिग्मा, एक कैपिटल वाला सिग्मा भी होता है भाई, तो कैपिटल वाला सिग्मा ऐसा होता है ये वाला, ठीक है, ये सिग्मा, तो इसकी जगह स्मॉल सिग्मा का इस्तेमाल किया गया है। और ये सिग्मा क्या बतलाता है, निवेश की औसत उत्पादकता, कि निवेश के द्वारा औसत रूप से कितना उत्पादन हुआ है, 10% हुआ है, 15% हुआ है, 25% हुआ है, ठीक है। या इसी को कहेंगे उत्पाद पूंजी अनुपात भी कहते हैं इसको, सिग्मा को क्या कहते हैं, उत्पाद पूंजी अनुपात। तो उत्पाद पूंजी अनुपात क्या है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के। ओके जी, ये इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके जी, इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि निवेश बढ़ता है, ये तो हम बता चुके हैं, डेल्टा का अर्थ होता है परिवर्तन से, वृद्धि से, यहाँ पर सीधे अर्थ है, अन्य जगहों पर डेल्टा का यूज होता है वृद्धि या कमी से होता है, तो बार बार डेल्टा का मीनिंग अब नहीं बताया जाएगा। ठीक है जी, तो डेल्टा वृद्धि, तो देखो यदि निवेश बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्या होगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों अर्थात निवेश और आय का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। ठीक है, निवेश की औसत उत्पादकता होगा, या हमने बात कर दी कि निवेश किया हमने 10 रुपए का, ओके जी, और आय कितनी बढ़ी, 150 बढ़ गई। ठीक है, अब 10 का भाग 150 में दे दीजिए, जितना उत्तर आ रहा वो औसत होगा। ठीक है, उत्पाद पूंजी अनुपात, यही अर्थात ये आय जो होता है इन्वेस्टमेंट, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को हम कहते हैं निवेश। तो पूंजी का स्टॉक कब बढ़ता है भाई, कि जैसे नई सड़क है 5 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर और बन गई, फिर 200 किलोमीटर और बन गई, रेलवे जो ट्रैक था वो 1000 था, उसके बाद 12,000 बन गया, फिर 5 जुड़ता जाएगा। तो ये पूंजी के स्टॉक में वृद्धि को बतलाता है। और के भी क्या बतलाता है, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, बात एक ही है। और यहाँ पाता उत्पाद पूंजी अनुपात, और एक होता है पूंजी उत्पाद अनुपात, और अलग चीज है। तो थोड़ा यहाँ पे समझेंगे कि उत्पाद पूंजी अनुपात क्या है। तो देखिए, उत्पाद पूंजी अनुपात यहाँ पे देखते हैं 1:10। इसका मतलब है कि 1 रुपए की जो वस्तु है उसको बनाने में कितने रुपए का सामान लगा। ठीक है, पता चला कि वह 10 रुपए का सामान लगा। ठीक है, कि 1 रुपए की वस्तु को बनाने में 10 रुपए का क्या लगा, सामान लगा। तो ये वह उत्पाद पूंजी अनुपात, यदि वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो नुकसान होगा भाई, कि भाई 1 रुपए मिल रहा है और 1 रुपए को, ठीक है, कमाने के लिए 10 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये जितना कम होगा, ठीक है, इधर से पूंजी उत्पाद अनुपात जितना कम होगा उतना ज्यादा फायदा होगा, और जितना अधिक होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी वस्तुओं और सेवाओं की। ओके, तो इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसका, जो हम यहाँ पे समीकरण की बात कर रहे हैं, कि ये वाला पहला समीकरण है पूर्ति पक्ष का, इसका अलग अलग मीनिंग हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, ये आई और सिग्मा, इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास, मतलब आई क्या हमारे पास, मान लीजिए 5 रुपए का हमने इन्वेस्टमेंट किया, और ये कितना है, ये 4 है, तो लो ये 5 चौको 20 हो गया, या कुछ भी हो सकता है, 50-60 जो भी हो सकता है होगा। तो ये पूर्ति पक्ष को बतला रहा है कि इतना जो है शुद्ध क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, किसमें, अर्थव्यवस्था में। ये लिखा हुआ आगे, इन दोनों का मीनिंग या तो बता दिया आपको, उत्पादन की समस्त शुद्ध संभाव्य वृद्धि है, अर्थात ये वाली जो चीज बता रही है आपको, ये उत्पादन की टोटल, ठीक है, शुद्ध संभाव्य वृद्धि है। टोटल उत्पादन में शुद्ध कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, ह्रास को घटा देंगे, ठीक है, अन्य जो खर्चे हुए हैं टूट फूट पे उनको घटा देंगे तो शुद्ध निकल कर आएगा, ठीक, को बतलाता है, जिसे क्या कहते हैं, सिग्मा इफेक्ट कहते हैं।
या सिग्मा प्रभाव कहते हैं। किसको? इन दोनों को सिग्मा प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये बतलाता है कि उत्पादन में शुद्ध रूप से कितनी वृद्धि हुई है। ओके जी, तो ये पूर्ति पक्ष बतलाएगा। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे भी उदाहरण बता दिया आपको। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो बता देते हैं कि पूर्ति पक्ष क्या बतलाता है। कि पूर्ति पक्ष ये बतला रहा है कि निवेश करने से कितना उत्पादन हुआ है, निवेश करने से वस्तुओं का कितना उत्पादन हुआ है। और डोमर मॉडल की जो मान्यताओं की बात होती है, तो देखिए यहाँ पर जैसे उत्पाद पूंजी अनुपात डोमर के मॉडल में क्या है, स्थिर माना गया है। ठीक है, और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति है या औसत बचत प्रवृत्ति है उसको भी स्थिर माना गया है। पूर्ण रोजगार की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो इस डोमर मॉडल की जितनी भी मान्यताएं हैं इनको देखने के लिए हैरोल्ड की मॉडल की जो मान्यताएं हैं दोनों की सेम है, इसलिए आपको वीडियो का पहला पार्ट देखना होगा। ओके, तो यहां पर तो बात कर दी हमने इसके पूर्ति पक्ष की, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, क्योंकि पूर्ति पक्ष तो ये आएगा उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, अब आता है कि उत्पादन बढ़ाने से क्या लोगों की आय भी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो यहां पर देखते हैं वो दूसरा आता है आय में वृद्धि, या इसे कहते हैं मांग पक्ष। क्या कहते हैं? मांग पक्ष। जब आय बढ़ेगी तभी तो मांग करेंगे, तभी तो खरीद पाएंगे, फ्री में थोड़ी मिलने वाला कुछ। तो आय में वृद्धि को डोमर ने क्या कहा, इसकी व्याख्या करने के लिए, अर्थात आय में वृद्धि किस प्रकार से होती है इसकी व्याख्या करने के लिए डोमर ने कीन्स के गुणक का सहारा लिया। गुणक, मल्टीप्लायर, कि यदि 10 रुपया इकोनॉमी में लगाया जाता है और आय बढ़कर 50 रुपए हो जाती है, 10 से भाग दीजिए 50 में, तो कितना का 5। यदि 5 गुना आय बढ़ी है वही गुणक है, अर्थात 5 गुना, अर्थात 50 में 10 का भाग देने से आंसर कितना है 5। तो 5 गुना अर्थात 5K वो हो गया गुणक। तो जो आय में वृद्धि को बतलाता है कि कितना गुना आय बढ़ी है। ओके, तो डोमर ने आय में वृद्धि के लिए किसका सहारा लिया? गुणक के माध्यम से उसने इसको समझाया है, क्योंकि इकोनॉमी में जो आय बढ़ती है वो मल्टीप्लायर के ढंग से बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हमने 10 रुपए लगाया और वहीं बैठ गया। तो 10 रुपए लगाएंगे भाई, तो आय यदि 50, जैसे बात ही कर रहा हूं, तो 50 रुपए हो जाती है। लगाए कितने? 10 रुपया, और कुछ समय बाद आय हो जाती है 50 रुपया। तो 50 रुपए में 10 का भाग दीजिए, तो कितना गुना आय बढ़ी? 5 गुना बढ़ी। ओके जी, तो 5 क्या है? मल्टीप्लायर है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है जी, अब इसका समीकरण नंबर 2 आता है यहां पर। ठीक है जी, समीकरण को देखेंगे हम यहाँ पे। ये है, लिखा है यहां पर डेल्टा वाई कि आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कहां से होगी भाई? ठीक है, यहां पे देखिए डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। ओके, इसको यहां पे डेल्टा के भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को के भी कहते हैं। ओके, हमने आई लिखा है। यह है 1 और अपॉन इसे कहते हैं अल्फा। अल्फा, बीटा और गामा, ये साइंस में आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो जो ये है ये अल्फा का चिन्ह है। ठीक है जी, अरे 1 जो है ये कीन्स का जो गुणक है के, कि 1 1/1 माइनस MPC। ओके जी, तो ये तो ऊपर है ही कीन्स के सूत्र में, और इसका मीनिंग क्या है? तो इन चीजों का अर्थात आय में परिवर्तन कहां से होगा भाई? कि जब निवेश में परिवर्तन होगा, निवेश बढ़ेगा, और निवेश करने से आय में कितनी वृद्धि होती है वो गुणक के ऊपर निर्भर करेगी। ओके जी, कि माना बात यहाँ पर हमारी इनकम या हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 100 रुपये का, और यहाँ पर MPC का मान दे रखा है 1/4। ठीक है जी, तो इधर वाली राशि को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो राशि आएगी वही हमारी आय में वृद्धि को दर्शाएगी। अभी आपको आगे चलकर अभी बताने वाला हूं। तो ये वाला दूसरा समीकरण है उसका भाई। ठीक है, ये क्या है? अल्फा। अल्फा, अब यहां पर देखिए पुनः लिखा है कि डेल्टा वाई आय में वृद्धि को बतलाता है, डेल्टा आई या डेल्टा के, ये वाला। ठीक है, इनको गुणा होना है यहाँ पे, निवेश में वृद्धि को बतलाता है। ठीक है, और ये है 1/अल्फा। ठीक है जी, तो जो ये अल्फा है यह है सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPS को बतलाता है। कीन्स का MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि व्यक्ति अपनी आय में से कितना बचाता है भाई। ठीक है, तो इसको लेंगे अल्फा। ठीक है जी, तो अल्फा क्या बतला रहा है? अल्फा बतलाता है MPS को,
किसको बतलाता है? MPS को। ओके जी। तो अल्फा को कैसे दूसरे ढंग से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात आई में यदि वृद्धि होती है तो बचत भी बढ़ेगी भाई। आई में वृद्धि होने से बचत में वृद्धि का अनुपात हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है भाई आपने, ठीक है। एक दूसरे समीकरण है आपका, और ये आई में वृद्धि का है, यह मांग पक्ष का समीकरण है। ओके जी। अब इन दोनों चीजों की बात करने के बाद, अर्थात मांग और पूर्ति की बात करने के बाद, इनके समीकरण को बताने के बाद, अब डोमर बतलाता है कि अर्थव्यवस्था कहां पर संतुलन की अवस्था में होगी, कि जहां पर सतत विकास करती रही इकोनॉमी। तो पहले भी मैंने बताया था कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, अर्थात जो हमारा उत्पादन क्षमता में वृद्धि है और जो आय में वृद्धि है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने 500 आपको बताया था। ओके। लेकिन यहां इन्होंने दूसरे ढंग से बताया, इनको आपने याद रखना है। तो देखिए, पूर्ण रोजगार कहां पर होगा? जहां पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी, अर्थात ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है। और यदि हम इनके समीकरण को ही देख लें तो ये वाला जो समीकरण है और ये वाला जो समीकरण है, ये दो समीकरण है। ठीक है जी। ये वाला और ये वाला समीकरण, देखिए ये वाला समीकरण पहला वाला समीकरण है, ये वाला, तो ये पूर्ति वाला है। तो हमारी समग्र पूर्ति बराबर होनी चाहिए किसके बराबर? समग्र मांग के बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये वाला समीकरण बराबर होना चाहिए इसके। तो पहला वाला समीकरण बता रहा है किसको? एग्रीगेट डिमांड को, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति। और जो ये चिन्ह लगा रखा है इसके बारे में पहले बता चुके हैं, ये सिग्मा है। तो इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्था है डोमर के अनुसार सतत वृद्धि के मार्ग पर कब चल सकती है? लगातार ग्रो करे, ऊपर की तरफ बढ़ती रहे भाई, नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही चलती रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो मांग पक्ष है और वो पूर्ति पक्ष के बराबर होना चाहिए। डोमर के मॉडल को आगे हम उन्हीं के द्वारा दिए गए गणितीय उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि राष्ट्रीय आय क्या हो? 150 बिलियन डॉलर हो वार्षिक। ठीक है, कि किसी देश की, अर्थात विकसित देश की यदि राष्ट्रीय आय 150 बिलियन डॉलर हो, एक निवेश की औसत उत्पादकता 25% हो, जिसको कि हम सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं। ओके। और तीसरा, सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% हो, जिसको हम अल्फा के द्वारा दर्शाते हैं। ओके जी। तो अल्फा इसके लिए है, सिग्मा इसके लिए है, और वाई जो है वो राष्ट्रीय आय के लिए है। 1, 2, 3 चीजें हमारे पास दे रखी है, अर्थात ये पूरा जो उदाहरण है ये डोमर का ही है। तो उसका मानना है कि ये चीजें हमारे पास दे रखी हैं, तो पूर्ण रोजगार या अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में कब होगी, अर्थात हमें कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा। अरे ये तो हमारे पास है 150 बिलियन डॉलर, लेकिन आगे के लिए ग्रोथ करना है तो हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और उस पैसे के द्वारा कितना उत्पादन होने वाला है और कितनी आय बढ़ने वाली है, वो बता रहा है। ठीक है। तो इसी को देखिए कि जो इसको कैसे सॉल्व करना है, कि ये डेल्टा वाई बराबर 1 अपॉन ये है अल्फा। ठीक है जी। तो अब इसकी जगह वैल्यू क्या आ गई? जैसे हमारे पास राष्ट्रीय आय, ठीक है जी, इसको लिखेंगे 150 ऊपर, ठीक है, गुणा 12, ये लिखा हुआ है। सीमांत बचत प्रवृत्ति ये वाला अल्फा ऊपर जाएगा और बट्टे में 100, ठीक है, 100 लिखेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे तो 18 बिलियन डॉलर। ठीक है जी। कि यदि 150 रुपये देश की राष्ट्रीय आय है और आगे फर्दर हमें क्या करना है? विकास करना है, तो हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की? तो इस फॉर्मूले के द्वारा हमने एक क्वेश्चन यहां पर लिखा, और इकोनॉमी को 18 बिलियन डॉलर आगे चाहिए, ठीक है, निवेश करने के लिए। अब उस 18 बिलियन डॉलर के द्वारा उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ेगी, मतलब कितना उत्पादन होगा? इसके लिए देखिए डेल्टा आई और सिग्मा लिखा हुआ है, अर्थात आई और इस दोनों का हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आई फॉर क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा ये निकल गया 18 बिलियन डॉलर, तो यहां पे लिखेंगे 18 बिलियन डॉलर। और जो सिग्मा है ये वाला, ये 25% है,
तो यहाँ पे लिखेंगे और इसमें 100 का भाग देंगे, ठीक है, अर्थात दोनों को गुणा करेंगे और 100 का भाग देंगे, तो इसका उत्तर आएगा 4.5 बिलियन डॉलर, अर्थात 18 बिलियन डॉलर राशि अर्थव्यवस्था में लगाने से 4.5 बिलियन डॉलर की उत्पादन क्षमता क्या होगी, प्राप्त होगी, अकॉर्डिंग टू द डोमर। ओके, तो इसके बाद आता है कि इतनी उत्पादन क्षमता तो हमें प्राप्त हो गई, ठीक है, लेकिन आय कितनी बढ़ी, क्योंकि उनका मानना है कि जितना उत्पादन बढ़ा उतनी आय भी बढ़नी चाहिए, ठीक है, तभी जाके अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी। ओके, और यदि उत्पादन बढ़ गया और आय नहीं बढ़ी तो फिर मंदी की स्थिति आ जाती है। ओके जी, यदि आय बहुत बढ़ गई और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो फिर क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है। ओके, तो इससे बचने के लिए यही सतत विकास के मार्ग को बदलाने वाला उनका ये संख्यात्मक प्रश्न है। आगे हम देखते हैं कि 4.5 बिलियन डॉलर का उत्पादन हुआ, किसके द्वारा, 18 बिलियन डॉलर के द्वारा निवेश करने पर, तो आय में वृद्धि भी कितनी होनी चाहिए, इसी के बराबर होनी चाहिए, ठीक है जी, कि 4.5 बिलियन डॉलर पैसा आ रहा है उत्पादन क्षमता का, तो इतनी ही आय लोगों की जनरेट भी हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ परसेंटेज में देखिए कि डेल्टा वाई बटा वाई, अर्थात आय लगाने से, अर्थात आय हमारे पास है और उसको निवेश करने से कितना परिवर्तन हुआ, तो यहां पे देखेंगे इसको 150 यहां पे दे रखा है कि इतनी राष्ट्रीय आय है देश के पास। अभी उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ी, 4.5 4.5 बिलियन डॉलर, इसको ऊपर लिखेंगे। ओके जी, अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, तो इतने बट्टा इतना मल्टीप्लाई 100। ओके जी, तो ये इसको इससे गुणा कर दीजिए और इसका भाग इसमें दीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, और ये निकल कर आएगा 3%। तो आय में वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 3% वृद्धि होनी चाहिए। जो 3% वृद्धि है ये उत्पादन क्षमता के बराबर है। ओके, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो जानी चाहिए। तो इस प्रश्न को इस ढंग से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लिखा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये यहाँ पर है, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये है, इसको हम आपको पहले बता चुके हैं आई को इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है जी। आगे देखिए इसी चीज को हम दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा है क्या, अल्फा और ये सिग्मा, तो अल्फा अलग होगा और सिग्मा अलग होगा, ठीक है। तो अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा 12, कहां पे दे रखा है, ये है 12, यहां पे लिखा अल्फा 12 हो गया, बट्टे 100 करेंगे गुणा, ठीक है। सिग्मा कितना दे रखा है, ये दे रखा है 25, 25 बटे 100, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है जी, और 100 को 100 से गुणा कर दीजिए, तब भी 3 ही आएगा, ठीक है। 3% आय में वृद्धि होगी। कुल मिला के यदि 150 बिलियन डॉलर पहले से हैं, ओके जी, और हमारे पास सीमांत बचत प्रवृत्ति 12% दे रखी है, तो कुल मिला के उसमें 100 का भाग देना है, तो 18 बिलियन डॉलर और आगे वृद्धि के लिए जरूरत पड़ेगी, इतना पैसा चाहिए निवेश करने के लिए, ठीक है। उस निवेश से 4.5 बिलियन डॉलर उत्पादन की कैपेसिटी देश में बढ़ेगी, लेकिन आय कितनी बढ़ेगी, फिर उसने यहां पर निकाला है उसको कि आय आनी चाहिए 3% बढ़नी चाहिए, इसी के बराबर। तो ये जो 3% की जो आय वृद्धि की बात उसने की, उसको उसने कहा सुनहरी मार्ग, अर्थात सतत विकास का मार्ग है इसका, कि 3% की दर से अर्थव्यवस्था को विकास करना चाहिए, जिसे उसने कहा सुनहरी मार्ग, अर्थात गोल्डन पाथ, ठीक है। सुनहरे मार्ग से, सोने के रास्ते से गुजरना है, तो फिर हम यदि ऐसा कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, पूर्ण रोजगार क्या होगा, अर्थव्यवस्था में लगातार बना रहेगा। किसने कहा, ये जो कहने वाले हैं ये है डोमर। आगे बात करते हैं इसी को लेकर कि जो सुनहरी मार्ग की बात की उसने कि 3% की दर से इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है। नेशनल इनकम 3% की दर से बढ़नी चाहिए। अब यहां पे देखिए, यदि यहां पर क्या लिखा है, ये अल्फा और सिग्मा से क्या होता है कि निवेश डेल्टा आई बटा आई, कि निवेश करने से निवेश में ज्यादा परिवर्तन होता है, ठीक है। निवेश करेंगे 10 रुपए का, 10 रुपए से भाई पैसे तो बनेंगे ही, तो कितने बने 10 रुपए से, माना कि 25 रुपए बन गए, तो वृद्धि कितनी है 10, और 25 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बचता, 15, ठीक है। ये इसके अनुपात के रूप में भी इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है डोमर, यदि अल्फा और सिग्मा से
निवेश ज्यादा होगा, ठीक है जी, या हम कह सकते हैं कि बचत की तुलना में निवेश ज्यादा होगा, तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, तेजी आएगी, अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी, जिसे बूम कहते हैं इंग्लिश में, अर्थव्यवस्था लगातार आगे की ओर बढ़ेगी। ओके जी, इसे कह रहे तेजी। दूसरा भी समझाया उसने, इसका उल्टा, बूम का उल्टा होता है डिप्रेशन, ठीक है जी, मंदी। यदि उसने कहा कि ये अल्फा और सिग्मा से डेल्टा आई और कम होता है तो अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, डिप्रेशन आएगा। ओके जी, तो ये इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लेना आप, ठीक है जी, कि पहली स्थिति में 3% से अधिक क्या होता है, आय बढ़ती है, सिंपल भाषा में 3% से ज्यादा आय बढ़ती है तो क्या होगा भाई, बूम आएगा, तेजी आएगी। ओके, आय बढ़ रही है, और यदि 3% से नीचे क्या होती है, आय घटती है, तो क्या होगा, रिसेशन आएगा, या डिप्रेशन या मंदी आने की स्थिति कहलाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया इसके दुष्परिणाम भी बता दिए उसने कि सुनहरी मार्ग से यदि 3% राष्ट्रीय आय यदि प्रतिवर्ष नहीं बढ़ती है तो यहां से अर्थव्यवस्था फिसल जाएगी, जिसे उसे विचलन कहा, और विचलन होने पर अर्थव्यवस्था कहां जा सकती है, मंदी की ओर जाएगी। ठीक है, तो 3% को बनाए रखना है, जिसे उसने गोल्डन पाथ के नाम से पुकारा है। डोमर के मॉडल को अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। डायग्राम बनाने के लिए दो अक्ष ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक्स ओ, इस पे दिखाएंगे इनकम, और ओ वाई पर दो चीजें एक साथ लिखी जाएंगी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग, निवेश और बचत। आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करनी है 45 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के या 45 डिग्री के एंगल पर, और ये जो रेखा हमारी है ये बचत की रेखा है, सीमांत बचत की रेखा है, एमपीएस की यह रेखा है। ठीक है, तो कहाँ पर अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में होगी, तो यहाँ पर जो हैरोल्ड था चाहे डोमर था, उन्होंने बात की है कि अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, संतुलन की अवस्था में है, उसके बाद उसको आगे ग्रो करना है, इसकी बात वो कर रहे हैं। तो ये तो हमने एक लाइन खींच दी, आप क्या करेंगे उसके बाद एक लाइन सीधे यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है जी, और इस पर लिख दिया आई की रेखा, ये है इन्वेस्टमेंट की रेखा, पड़ी रेखा खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डोमर बतला रहा है वह निवेश, आई फॉर होता है इन्वेस्टमेंट, ये निवेश की बात कर रहा है, स्वायत्त निवेश। ठीक है, एक होता है प्रेरित निवेश जो कि लाभ के लिए किया जाता है, और एक निवेश होता है कि जो लाभ के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार का निवेश जो करती है वो गवर्नमेंट करती है, कौन सा, स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, कि जैसे सड़क बनाना है, ठीक है, ये जन कल्याण की योजना है, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं तो गवर्नमेंट करती है। और प्रेरित निवेश क्या होता है, जैसे एयरटेल कर रहा है, आइडिया कर रहा है, यदि ठीक है डिमांड हो रही है तो काम करते रहेंगे, जिस दिन डिमांड नहीं होगी तो बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट बंद नहीं करती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो ये बचत की रेखा हो गई, इधर से हमने ये रेखा खींच दी, आई आई इन्वेस्ट निवेश की रेखा, एक दूसरे को यहाँ पर ये क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को काटने का काम कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो है कि इन्वेस्टमेंट और मतलब एस बराबर आई है, ठीक है, कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। ओके जी, तो यह संतुलन की अवस्था होगी, लाइन खींचनी नीचे, और ये होगा, अर्थात इस समय हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकम है, अर्थात राष्ट्रीय आय है, कि जबकि क्या है, एस बराबर आई यहाँ पर आ रहा है। ओके जी, तो माना बात हम इसको दे देते हैं ए बिंदु हो गया। ओके जी, ये है पहली वाली स्थिति, यहां से वो मानकर चलते हैं। अब देखिए, जब आई इतनी है, वो से लेकर वाई है, तो जब आई इतनी है तो आई बढ़ने का अगला परिणाम ये बतला रहे हैं कि जो इनकम है अर्थात वाई दिखा रही है, इससे फर्दर यदि इकोनॉमी आगे बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा कि आय बढ़ने से, अर्थात ये आय का लेवल है, और यदि आगे निवेश किया जाता है तो फिर क्या होगा, आय और बढ़ेगी। ओके जी, आय क्या होगी, आगे और बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, अब इसी को देख लेते हैं। ठीक है जी, इसको यहां ले लेते हैं और y1 इसको कर लेते हैं। ओके जी, इधर को इसको y1 कर देते हैं, कि इस आय के कारण क्या होता है कि और आय बढ़ जाती है। ठीक है, और आय का लेवल यहां से बढ़कर यहां हो जाता है। तो आय बढ़ने से क्या होगा, बचत बढ़ेगी।
और बचत बढ़ेगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा। ओके जी, तो अब क्या करना पड़ेगा कि हमें एक लाइन यहां से निवेश हमें ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है जी, इसको हमने I1 लिख दिया। ठीक है जी, ये हो गया I1। ओके, क्यों हुआ कि I बढ़ने से इधर से I इधर बढ़ गई। ओके जी, तो I बढ़ने से क्या होता है, बचत भी बढ़ती है, और जब बचत बढ़ेगी तो बचत क्या करना पड़ेगा, निवेश किया जाएगा। हैरोल्ड और डोमर मॉडल के अनुसार कि वो तुरंत जैसे ही आय बचत होती है उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है, निवेश कर दिया जाता है प्रोडक्शन में, और उससे फिर आय उत्पन्न हो जाती है। तो जब आय होगी भाई तो फिर बचत होगी, बचत होने से क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो यहां से इस लाइन को यहां मिला दीजिए, इसको यहां से लो जी। ठीक है, और दूसरा इसने यहां पर इसको इंटरसेक्ट कर दिया कि जहां पर क्या हो गया, फिर यहां पर बचत बराबर निवेश हो गया। ठीक है, तो इनकम कहां थी, पहले तो यहां थी, अब इतना इनकम और बढ़ गई। ओके जी, आगे देखिए कि जब इनकम और बढ़ती है तो फिर क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा, बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, निवेश किया जाएगा। तभी जाके तो क्या होगा, बचत बराबर निवेश होगा। तो इसको यहां से नीचे ड्रॉ कर दीजिए। ओके जी, अब इनकम कहां चली गई, बढ़ के Y2 हो गई। ठीक है, लगातार इनकम आगे की तरफ बढ़ रही है भाई, ये कम है फिर ये ज्यादा है फिर ये ज्यादा है। ठीक है, अब इनकम बढ़ी, Y2 हो गई इनकम बढ़कर, तो Y2 होगा तो क्या होगी, बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ने के बाद उसको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा। पैसा सीधे इधर रोड बनानी है तो रोड बनाने में लगा दी जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है, यहां से एक लाइन अर्थात हमारा इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वह ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और ये I2 में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से लिख देंगे आप। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा क्या उसका नाम और आगे बढ़ा देते हैं, इसको क्या दिक्कत है, इस पे ऐसे लिख देते हैं। और ये जहां से बराबर होता है तो ये बराबर कहां से हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, मानना क्या है ही यहाँ पे ABC। ठीक है, अब देखिए आई इतनी थी, फिर आई बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर निवेश बढ़ा, फिर निवेश से क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर हो गई, फिर आई बढ़ी। ठीक है, फिर निवेश बढ़ा, फिर आगे भी चलेगा वही, फिर आई बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, बचत होगी, फिर निवेश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो मार्ग है लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो जो ये मार्ग है, ठीक है, आय का, इस प्रकार से इनकम बढ़ती चली जा रही है, ये ABC, ये है इसका गोल्डन पाथ, किसका, डोमर का गोल्डन पाथ, कि जिसमें अर्थव्यवस्था लगातार क्या करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, वृद्धि करती रहेगी। ओके जी, लेकिन कब करेगी, जबकि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए, अर्थात जो बचत की तुरंत उसका निवेश कर देना चाहिए। ठीक है, मतलब बचत और निवेश दोनों बराबर होने चाहिए। कि बचत माना बाद कितनी है भाई, बचत है 1000। ठीक है, तो तुरंत उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, कि बचत निवेश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर इस प्रकार से आय बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से हम डोमर के मॉडल को किस पे दर्शा सकते हैं, रेखा चित्र पर दर्शा सकते हैं। तो कुल मिलाकर डोमर का मॉडल क्या बतलाता है, कि डोमर का जो मॉडल बतलाता है कि पूंजीवादी जो देश हैं वो किस प्रकार से लगातार विकास करते रहें, जिसे कहते हैं सतत विकास। तो ये हमारी जो विकास की रेखा है लगातार ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, ऊपर जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले ऊपर गई और फिर नीचे आ गई जी। ठीक है, जितने नीचे आई फिर ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, इस प्रकार से नहीं। विकास हमेशा लगातार इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे ABC एक लाइन ऊपर की ओर बढ़ रही है, इस प्रकार से विकास होना चाहिए। ये इन्होंने बताया, और ये बताया इन्होंने किसके द्वारा, यदि हम सरल में भाषा में कहें कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के द्वारा बचत बराबर निवेश होना चाहिए, अर्थात जितनी बचत की वो निवेश हो जाएगी। तो इस प्रकार से बचत और निवेश अर्थव्यवस्था में यदि दोनों बराबर रहते हैं तो क्या होगा कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके जी, और जब यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति में है तो इनकम यहाँ बढ़ी, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर इनकम बढ़ी, फिर इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ठीक है, इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जानी चाहिए, तब जाके सतत विकास के मार्ग पर अर्थव्यवस्था आगे की ओर बढ़ सकती है।